हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नया सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें हम रोज़ दोस्तों स्टॉक डिस्कशन करेंगे, कुछ कंपनीज़ के बारे में समझेंगे। सबसे पहली कंपनी आती है अशोक लेलैंड। देखिए, अशोक लेलैंड में आज एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला और स्टॉक्स 4.5% ऊपर जाकर बंद हुआ है। और काफ़ी समय के बाद हम कह सकते हैं कि अशोक लेलैंड में एक अच्छी खासी तेज़ी आज हमने विटनेस करी है। 167.80 का आज का हाई था और अब स्टॉक जो है वो अपने 52 वीक हाइज 169.45 से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक ट्रेड कर रहा है। देखिए, कंपनी करीबन 48,270 करोड़ की मार्केट कैप की और करीबन 38.97 के प्राइस टू अर्निंग पे स्टॉक ट्रेड करता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो कंपनी ने नंबर्स पेश करे हैं, जो कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है। वो एक बड़ा रीज़न है कि देखिए स्टॉक जो है वो काफ़ी बढ़िया करता हुआ नजर आया। देखो, सिंपल बात क्या है अशोक लेलैंड को लेकर, या फिर सबसे पहले तो आज की तेज़ी की बात करते हैं। आज तेज़ी क्यों थी? आज की तेज़ी का सिंपल रीज़न है, जो दोस्तों कंपनी ने अपने एनालिस्ट को अपना आगे का पूरा आउटलुक दिया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आउटलुक। आउटलुक समझिए किसी भी कंपनी का, यानी वो कंपनी क्या क्या रही है, कम से कम ये तो हमको पता होना चाहिए। और जब एनालिस्ट मीट होती है, जब इन्वेस्टर डे होता है, तो दोस्तों एनालिस्ट के जो उस मीटिंग को लेकर आउटकम्स आते हैं, वो बिल्कुल तय करते हैं आगे की तेज़ी या फिर गिरावट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, वो जो एनालिस्ट हैं, जो इसके ऊपर कंपनी के ऊपर व्यू रख रहे हैं, जो ब्रोकरेजेस है जो कंपनी को कवर कर रही है, उनका क्या एक्सपेक्टेशंस है। बिकॉज ब्रोकरेजेस को बहुत हल्के में भी नहीं लेना चाहिए, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ब्रोकरेजेस को बहुत सीरियस भी ना ले, लेकिन ये भी कि हल्के में ना ले। अब ब्रोकरेजेस क्या कह रही है, उनका मानना यही है कि यहाँ से कंपनी बढ़िया कर सकती है और कम से कम 14 to 15% का वो यहाँ पर मूव देखते हैं, अप मूव देखते हैं। अब सिंपल बात क्या है, अशोक लेलैंड ने ये साफ साफ कहा है कि वो सबसे पहली बात तो प्रॉफिटेबल ग्रोथ को कंटिन्यू रखेंगे। जो डोमेस्टिक मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल है, उस सेगमेंट के अंदर कंपनी का एक्सपांशन के ऊपर बहुत फोकस रहने वाला है। रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर कंपनी का फोकस रहेगा। और जो अपकमिंग पोटेंशियल मोबिलिटी स्विच है, मोबिलिटी स्विच मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर यहाँ पर, अब क्योंकि हर एक ऑटो कंपनी फोकस कर रही है, तो अशोक लेलैंड का भी यहाँ पर मानना है कि वो पूरे तरीके से मोबिलिटी स्विच करने के ऊपर फोकस करेंगे कि अगर ट्रक्स बनाने हो तो ट्रक्स को किस तरह से बनाया जाए इलेक्ट्रिक, राइट। तो अगर दोस्तों मोबिलिटी सही तरीके से स्विच हो जाती है तो अपने आप में बहुत बढ़िया होगा। अब यहाँ पर साफ बात है कि हाँ, कंपनी जो है वो फोकस करने वाली है इन सब के ऊपर। अब बड़ी बात क्या है कि कंपनी ने ये कहा है कि हिंदुजा ग्रुप कंपनी प्लान्स टू लॉन्च 6 प्लेटफॉर्म्स अंडर स्विच मोबिलिटी विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। यानी अगले 2 सालों के अंदर कम से कम 6 ऐसे ये प्लेटफॉर्म्स निकालेंगे, या फिर ओवरऑल 606 कुछ ऐसी गाड़ी भी निकाल सकते हैं अगले 2 सालों के अंदर, जिसके अंदर आपको मोबिलिटी, यानी जो अभी करंटली डीजल या फिर पेट्रोल से जो भी चलती है, अब उसको इलेक्ट्रिक पे लेके आने की पूरी पूरी कंपनी की कोशिश रहने वाली है। और इसी को लेकर यहाँ पर कंपनी ने बताया, उन्होंने ये भी कहा है कि इनका जो मार्केट शेयर है वो 3% उससे बड़ा है, करीबन करीबन 35% के आसपास आ चुका है। तो अपने आप में ये भी बढ़िया बात है कंपनी को लेकर। देखिए, कंपनी के अंदर कोई भी नेगेटिव नहीं है, राइट। रिटर्न्स की बात माने तो रिटर्न्स कंपनी ने डिलीवर नहीं किए, ये भी सच है, राइट। 20% रिटर्न डिलीवर करें पिछले 5 सालों के अंदर। यहीं अगर मैं मैक्स रिटर्न्स की बात करता हूँ तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 7,176% के रिटर्न डिलीवर करें। तो कंपनी तो बढ़िया है, टाइम लगता है। अब ये बात ध्यान रखिए, ऑटो के अंदर भी एक साइकिल चलती है, जब बहुत बढ़िया ऑटो कंपनीज करती है, बट एक समय आता है जब वापस से ख़राब करती है, राइट। ये पूरा सर्कल है, वो चलता रहता है। अब ट्रक्स को लेकर तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि देखिए पहली बात तो कंपटीशन अच्छा खासा था। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब वो जो ट्रक के अंदर कंपटीशन है वो इतना हैवी नहीं है, बहुत मेजर प्लेयर्स नहीं आपको देखने को मिलेंगे, राइट। और अशोक लेलैंड तो अपने आप में अभी एक मनपसंद हम कह सकते हैं ट्रक के अंदर ब्रांड है। तो आई थिंक ये बढ़िया है। फोकस यही करना चाहिए कि थोड़ा सा व्यू को थोड़ा सा लॉन्गर टर्म करना पड़ेगा, बट ठीक है। आप चाहे तो आप इस स्टॉक के अंदर देखिए, पैसा लगाइए, नहीं लगाया, क्योंकि ये है कि स्लो मूविंग काउंटर तो है, इसको तो मानना पड़ेगा। बट जब चलना चालू करेगा तो आई थिंक एक बहुत तेज़ी से चलेगा ये। बट आई थिंक वही है कि वेट करना पड़ेगा उसके लिए, थोड़ा सा व्यू आपका थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का ज़रूर होना चाहिए। अगली कंपनी आती है पीवीआर आइनॉक्स। अब पीवीआर आइनॉक्स को मर्जर को लेकर तो काफ़ी उम्मीद थी, अब देखते हैं वो उम्मीद हुई कि नहीं, मतलब कैसी सक्सेसफुल रहती है वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आज बड़ी गिरावट देखने को मिली, 3.39% दोस्तों एक दिन के अंदर स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। पिछले एक महीने में 6%, लास्ट 6 महीने में ओवरऑल 0.06% की तेज़ी है। और ओवरऑल पिछले एक साल के अंदर स्टॉक मतलब, क्योंकि देखिए अब मर्जर हुआ है तो वो बात अलग है। बट हाँ, मेजर बात क्या पीवीआर आइनॉक्स के आज गिरावट की, वो था दोस्तों अधिपुरुष का यहाँ पर रिलीज़ होना। अब अधिपुरुष दोस्तों आज रिलीज़ होती है, लेकिन उसके बाद जो खराब उसको लेकर रिव्यूज़ निकल के आते हैं,
बाप रे, मतलब इतने ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ कोई सोच नहीं सकता है। अब देखिए जब कोई फिल्म 600 करोड़ से ज़्यादा के बजट से बन रही है, मोर देन 600 करोड़ का किसी फिल्म का बजट हो, उस फिल्म में प्रभास जैसा बड़ा एक्टर हो जिसने देखिए पूरा मास क्रिएट कर दिया था बाहुबली से, सैफ अली खान, देन कृति सनन, सो अपने आप में देखिए स्टार कास्ट हो, बट स्टिल फिल्म को लेकर इतना ज़्यादा खराब कमेंट आए। दूसरी बात, फिल्म कौन सी फिल्म, अपने आप में इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज रामायण, या फिर कहूँ अब भारत के लोगों की सबसे ज़्यादा जिससे दिल धड़कता है रामायण, वो दोस्तों स्टोरी लेकर आना, बट स्टिल उसको लेकर भी इतने नेगेटिव कमेंट्स आना, ये अपने आप में मार्केट्स ने तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करा है और बिल्कुल स्टॉक को पीट दिया है। मतलब अब आप खुद समझ सकते हैं कि देखिए पीवीआर आइनॉक्स की या फिर कोई भी सिनेमा स्टॉक हो, उसकी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है, वो यही है कि वो न्यूज़ और फिल्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि फिल्म्स अच्छी आएगी तो चलेगा। अब अगर आप हाल फिलहाल में देखेंगे ना, क्या हुआ क्या है इनके साथ, मेजर प्रॉब्लम्स आई है। सबसे पहले तो देखिए जो बॉयकॉट चला था, राइट, बॉयकॉट ने इनका पूरा नींद उड़ा के रखा था। उससे पहले कोविड आ गया, उधर पूरा नींद उड़ा के चला गया। उसके बाद उससे पहले ओटीटी आ गया, ओटीटी और इनका बिजनेस को पूरा क्रंच कर दिया। तो आई थिंक अभी हाल फिलहाल के अंदर ये जो पूरे सिनेमा स्टॉक्स है, जो आप थिएटर्स में जाके फिल्म्स देखते हैं, वो अपने आप में बहुत खास तो वैसे भी फिल्म्स आ नहीं रही है, राइट। आखिरी कौन सी फिल्म याद आती है, आई थिंक पठान। पठान ने बहुत बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, राइट। तो उसके बाद अभी अगर आप देखेंगे तो ऐसी कोई खास फिल्म नहीं आ रही है। और अब अधिपुरुष जिससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, वो जब खराब करेगी, क्योंकि फर्स्ट डे का कलेक्शन देखने का कोई मतलब नहीं है, हो सकता है कल आपको बहुत अच्छा कलेक्शन देखने को मिले बिकॉज वो फर्स्ट डे था, बट जब व्यूज़ रिव्यूज़ नेगेटिव नेगेटिव निकल के आएंगे तो वो अपने आप में देखिए बहुत ज़्यादा स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट डाल लेगा, ये बात मान के चलिए। अब देखते हैं होता क्या है, बट जिस तरह के रिव्यूज़ मैंने सुने, आई थिंक तरन आदर्श एक रिनोड माने जाते हैं इस पूरे फील्ड के अंदर रिव्यू के, उनके द्वारा ओनली 1.5 रेटिंग दी गई। तो आई थिंक एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो क्रिएट हो चुकी है। एंड आई थिंक आदिपुरुष को लेकर जिस तरह का सेंटिमेंट क्रिएट हो चुका है एक नेगेटिव, आई थिंक यहाँ से स्टॉक में फॉल और देखने को मिल सकता है। बट ठीक है, फंडामेंटली मेजरली मुझे लगता है कि फिल्म्स अच्छी आएगी तब जाके दोस्तों इनका धंधा अच्छा चलेगा। अदरवाइज अगर फिल्म अच्छी निकल के नहीं आएगी तो आपको पता है बिजनेस स्लो डाउन तो होगा ही होगा। अगली कंपनी आती है दोस्तों डी मार्ट। और डी मार्ट को लेकर मैंने पहले भी आपको एक ही बात कही थी, बस बने रहिए, बस पेशेंस रखिए, बने रहिए। और एग्जैक्टली अगर 2 दिन में आप देखिए 8-9% से ज़्यादा, अब पिछले 5 दिनों में आप कुछ समझ सकते हैं 13-14% के रिटर्न्स कंपनी डिलीवर कर रही है। सो जब चलना चालू करता है दोस्तों डी मार्ट, तब इसी प्रकार के तेज़ी दिखाता है। और जो एक लंबा कंसोलिडेशन था, बहुत लंबा कंसोलिडेशन था, इन्वेस्टर्स को बहुत समय लगा यहाँ पर बने रहने के लिए भी काफ़ी इन्वेस्टर्स निकल के चालू हो गए थे। लेकिन जो लोग बने रहे, जिन लोगों ने पेशेंस रखा, अब फिर से स्टॉक जो है वो 4000 रुपीज़ के अबाउट ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। और ये अपने आप में बहुत बढ़िया है। देखिए कंपनी के बिजनेस को लेकर ज़रूर जो हाल फिलहाल में डेट कंपनी के नंबर्स भी निकल के आए हैं, वो Q4 के भी थोड़े से वीक ही थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल। और इस पर जो ब्रोकरेज कवरेज भी आ रही है, जिसमें मोतीलाल ओसवाल करीबन 4200 रुपीज़ का टारगेट दे रहे हैं, उनके बारे में जो मतलब स्टॉक के बारे में जो बात कही गई साफ साफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो दोस्तों कंपनी की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी वीक है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है जिस तरीके से लगातार पहले सेल्स ग्रोथ दिखाती थी, और जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है उसके अंदर काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल, जो पहले कंपनी मान के चलिए जो एक कंपनी का स्टोर है वो 10% से बढ़ता था, वो 10% भी अब नहीं आ पा रहा है, 9-8% पे टिक गया है। रीज़न बहुत सारे, इन्फ्लेशन सबसे बड़ा। जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है दोस्तों, ये इन सारे गुड्स के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अपने मार्जिन्स के ऊपर थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है। एग्जैक्टली वही हुआ। और इसीलिए अभी जो वीक सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, उसने सबसे ज़्यादा डी मार्ट के स्टॉक प्राइस को हम कह सकते हैं गिराया। बट अब फिर से एक रिकवरी देखने को मिल रही है, जीडीपी का आंकड़ा अच्छा निकल के आ रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में निकल के आ रहा है। तो आई थिंक ये अच्छी बात है, क्योंकि जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन, जब वो ईजर्स होगा, यानी जब वो बढ़िया होगा, जब वो कम होगा, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जो पूरा ये ई कॉमर्स बिजनेस है और स्टोर इन स्टोर फोरे है, वो बढ़िया करेगा, राइट। तो इस प्रकार से डी मार्ट अब बढ़िया करने की एक्सपेक्टेशन सब लगा के चल रहे हैं। रीज़न सिंपल है, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में आता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ से डी मार्ट के बढ़िया करने का। अगली कंपनी आती है टाटा कैम। टाटा कैम में क्या तेज़ी हो सकती है, बिकॉज पिछले 1 महीने में कोई रिटर्न्स नहीं है, पिछले 6 महीने में कोई रिटर्न्स नहीं है। टाटा केमिकल्स एक ऐसा स्टॉक था जो मार्केट्स का वन ऑफ द फेवरेट था, राइट। लेकिन वो फेवरेटिज्म कहाँ चली गया, जब बाजार बढ़ता जा रहा है बट स्टिल स्टॉक काफ़ी प्रेशर में काम कर रहा है। देखिए सबसे बड़ी चिंता इसको लेकर क्या है, वो है सोडा ऐश की प्राइसेस। देखिए सोडा ऐश की जो प्राइसेस है वो लगातार कट हो रही है।
अब सुनने में ये आ रहा है कि थर्ड टाइम हो सकता है कि सोडा ऐश की प्राइसेस को कट किया जाए। जब इस प्रकार की दोस्तों बातें निकल के आती है तो स्टॉक का स्वाभाविक सी बात है, चलना तो दूर दूर की बात है, स्टॉक टिक जाए एक लेवल पर, यही बड़ी बात है। लेकिन आज स्टॉक चला है, अच्छी बात है, 1.29% का आपको एक मूव देखने को मिला है। बट स्टिल अभी भी दोस्तों अगर कंपनी के नंबर्स सही नहीं होते हैं और अगर सोडा ऐश की प्राइसेस को फिर कट किया जाता है तो इनके मार्जिन तो मतलब बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएंगे, ये बिल्कुल मान के चलिए, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है जो क्रिएट किया जा रहा है। हाल ही में दोस्तों एक कंपनी है निरमा, निरमा का आप तब से जानते ही है। तो निरमा ने भी अपने सोडा ऐश की प्राइसेस को कट डाउन किया और इसीलिए अब ये खबर चलने लगी कि क्या टाटा केमिकल्स, जीएचसीएल ये भी सेम टू सेम यही करने वाले हैं। और इसी में दोस्तों सेंट्रम ब्रोकिंग ने जो कहा, उन्होंने कहा कि सेंट्रम इज ऑफ द व्यू दैट द फॉलोइंग निरमा डाउनवर्ड प्राइस रिवीजन टाटा केमिकल्स एंड जीएचसीएल वुड आल्सो अपीयर टू कंडक्ट रेस्पेक्टिव प्राइस कट्स। हाउएवर द ब्रोकरेज सेड दैट एनी सच मूव will be negative for the domestic soda ash business of Tata Chemicals and GHCL. See, टाटा केमिकल्स हो या फिर GHCL हो या फिर निरमा हो, प्राइस कट करना कोई भी कंपनी को अच्छा नहीं लगता है। कोई भी कंपनी मान लीजिए देखिए 100 रुपये के दाम पे कोई प्रोडक्ट बेच रही है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट बेच रही है, बट उसको वो 100 रुपये का प्रोडक्ट अगर 80 रुपये में बेचना जाए तो वो कंपनी, क्या कोई भी देखिए बिजनेस अच्छा चाहेगा क्या कि हम 100 रुपये का पहले बेच रहे थे लेकिन अब 80 का बेचना पड़ेगा? नहीं जाएगा। बट बेचना पड़ता है क्योंकि सोडा ऐश की प्राइसेस किससे देखिए कोरिलेट करती है? कोल की प्राइसेस से। अब वो कोल की जो प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिल रहा है, उसको पास ऑन तो कंपनीज करेगी। और एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर कंपटीशन है, राइट, कि कौन सबसे आगे है। अब निरमा यही सोच रहा है कि यहाँ पर उन्होंने ऑलमोस्ट 6% अपने प्राइस को वापस से रिवाइज किया है। 6%। क्यों? बिकॉज मार्केट्स के अंदर उनको अपना फिर से पॉपुलैरिटी जिसे हम कह सकते हैं या फिर मार्केट शेयर जिसे हम कह सकते हैं वो गेन करना है। बट क्योंकि देखिए बिजनेस है, कंपटीशन है, तो कंपटीशन को compete करने के लिए आपको भी वो एग्जैक्टली करना पड़ सकता है। टाटा केमिकल्स ने भी 2 बार अभी तक ओवरऑल प्राइस कट कर दिया है और अब क्योंकि निरमा ने किया है तो इंडस्ट्री में ये मान के चला जा रहा है कि बहुत जल्द ही टाटा केमिकल्स की तरफ से भी अपना प्राइस कट किया जाएगा, जिसका सीधा सीधा कंपनी के EBITDA पे असर पड़ेगा। और EBITDA पे असर पड़ेगा तो बिल्कुल वो नंबर्स पे आपको इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। एंड इम्पैक्ट डालेगा तो देखते स्टॉक का क्या होता है। बट माना ये जा रहा है कि हो सकता है कि ये वन ऑफ द लास्ट कट हो, बट अगेन कुछ भी कह नहीं सकते, अगर हो सकता है आगे भी कर दे। तो अब देखते हैं होता क्या है। टाटा केमिकल्स की जो दोस्तों सोडा ऐश की प्राइजेज है वो करीबन 33,900 मेट्रिक टन पर है, जो पहले 35,100 पर मेट्रिक टन थी। ठीक है, जो सोडा ऐश की प्राइजेज है वो लोएस्ट लेवल पे है इन द लास्ट 15 मंथ्स। और ये रिड्यूस कहाँ से हुई है, उसका जो इफेक्ट है वो कहाँ से आया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि आने वाले समय में होता क्या है, बट इसके ऊपर फोकस ज़रूर रखिएगा। अगली कंपनी आती है HEG। अब इसके बारे में हमने बहुत लोअर लेवल्स पे बात की थी, बट उसके बाद से स्टॉक तो काफ़ी चला है। पिछले 1 महीने में ओवरऑल स्टॉक ने 30% के आसपास के रिटर्न्स डिलीवर करें। अब देखिए एक ऐसी कंपनी है ना जो चलती है तब चलती है, जब गिरती है तब गिरती है। मतलब जो तेज़ी होती है वो भी अंधाधुन होती है, अंधाधुन तेज़ी हुई, उसके बाद जब गिरा तब भी दोस्तों अंधाधुन ही गिरा। मतलब हाँ, जो तेज़ी थी वो एग्जैक्टली बिल्कुल लोस पे आ गया स्टॉक, फिर वापस चलना चालू करता है, फिर वापस गिरता है, अब फिर वापस चला है, फिर वापस गिर सकता है। अब यही हो रहा है स्टॉक के अंदर। लेकिन HEG को लेकर अब पॉजिटिव बात यही है, जो तेज़ी देखने को मिली है वो हाल ही में ब्रोकरेज की तरफ से टारगेट्स आए हैं। जो टारगेट्स आए हैं वो भी ऑलमोस्ट 2500 के नज़दीक के हैं। जो HEG है इस पे इनक्रेड इक्विटीज़ की तरफ से टारगेट आया है 2462 रुपीज़ पर शेयर का। जी हाँ, 2462 रुपये के आसपास का टारगेट जो है वो निकल कर आया है स्टॉक के अंदर। और एक कवरेज आई है जिसमें ऐड की रेटिंग दी गई है यहाँ पर HEG को। देखिए HEG मेनली अभी जो काम करता है वो करता है आयोन्स का, जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको कंपनी बनाती है और उसको सर्व करती है। रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। लेकिन करेंटली बड़ी कंपनी का काम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का है, लेकिन क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आ रहा है तो कंपनी अब ये समझ रही है कि जो इनका ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो पहले स्टील में यूज़ होता था, यही अब जब बैटरी बनेगी, राइट, जब इलेक्ट्रिक बैटरीज बनेगी तो उसके अंदर भी कंपनी यूज़ करने के ऊपर फोकस कर सकती है। और इसीलिए ब्रोकरेज फर्म भी एक्सपेक्ट करता है कि जो ग्लोबल डीकार्बनाइजेशन हो रहा है और जो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज एनोड्स फॉर लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्योंकि देखिए ओवरऑल ये है तो उसी का बिजनेस। अब इसको स्टील में यूज़ करें या फिर बैटरीज के अंदर, तो ये एक बड़ा टर्न अराउंड कंपनी के लिए हो सकता है कि कंपनी का जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो काफ़ी देखने को मिल सकता है। रीज़न सिंपल है,
बिकॉज कंपनी उस सेक्टर में जाने की बात कर रही है जो बिल्कुल यहाँ पर अभी हम कह सकते हैं बूम पर आएगा। अभी तक आया नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर मार्केट्स में अभी भी वो तेज़ी देखने को नहीं मिली है, जस्ट बिकॉज अभी हम कह सकते हैं वो फेज़ जो होते ना, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, इसमें टोटल 3 फेज़ होंगे। फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी फेज़ 2 पे है। फेज़ 2 का मतलब क्या है कि देखिए, शुरुआत तो होती है स्टार्टिंग से कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले कॉन्सेप्ट निकल के आया, तो वो फेज़ 1 कॉन्सेप्ट था कि फेज़ फर्स्ट में आपको पता चला कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती क्या है। फेज़ सेकंड में लोग यूज़ करना चालू कर देते हैं, लेकिन स्टिल जो मेजरली है अभी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब फेज़ सेकंड है। फेज़ थर्ड कब आता है? फेज़ थर्ड जब आता है जब आपको मेजरली वही गाड़ियाँ देखने को मिलती है रोड्स पर जो होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो फेज़ थर्ड अभी भी आना बाकी है, राइट। तो फेज़ थर्ड जब आना बाकी है, इसका मतलब ये है कि अभी जो पोटेंशियल है वो आपको इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो सारी गाड़ियाँ रोड्स पर दौड़ेगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होगी, तो आई थिंक फिर फेज़ थर्ड में इन सब कंपनीज़ का पता चलेगा कि कितना ये ग्रोथ दिखा पा रहे हैं। तो इसके ऊपर फोकस करना है। बट ठीक है, मेरा मानना ये है कि इट्स अ वेट एंड वॉच गेम। अभी वेट एंड वॉच ही करना पड़ सकता है। एचईजी का कोई 100% नहीं है कि हाँ कंपनी उसी के अंदर जाएगी, बट ये बात ज़रूर है कि कंपनी के पास एक एडवांटेज है और कंपनी उस पर जा सकती है, फोकस कंपनी कर सकती है। तो देखते होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।